हेलो फ्रेंड्स। मैराथन क्लास के स्किल डेवलपमेंट पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। आज हम लोग आंसर राइटिंग पर बात करने वाले हैं। तो आई वेलकम यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट टू दिस क्लास। और आइए हम लोग आंसर राइटिंग पर बात करें। आपको याद होगा कि आंसर राइटिंग के पिछले क्लास में मैंने डेटा को लेकर एविडेंस बेस्ड बातें की थी आपसे, और आपको ये बताने की कोशिश की थी कि आंसर राइटिंग का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रोल है आपके सक्सेस के लिए इस एग्ज़ाम में, क्या और इस रिक्रूटमेंट के लिए। मुझे पता है आपको पहले से भी इसका आभास है कि आंसर राइटिंग सीखना कितना ज़रूरी है। लेकिन मैंने आपको विथ डेटा बताया था प्रैक्टिकली कि कैसे-कैसे ये काम करेगा, ताकि आप यकीन कर सकें, बिल्कुल यकीन कर सकें और अपने एफ़र्ट को पूरी तरीके से लगा सकें इसमें। आंसर राइटिंग की बात करें तो अगर आपने इस स्किल को नहीं सीखा, तो यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करने के बारे में सोचना ही बेवकूफ़ी होगी हम लोग के लिए। इसके बिना इस एग्ज़ाम को क्रैक करना नामुमकिन है, बिना आंसर राइटिंग सीखे। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चूँकि हम लोग इम्पोर्टेंस पर बात कर चुके हैं, तो अब ये हो सकता है, अब 2 तरीके हैं। 2 तरीके में से कोई भी हम अपना सकते हैं। एक, कि अब मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर दूँ आपको आंसर राइटिंग सिखाना, कि अब हम लोग फ़ॉर्मली उसके जो एक-एक स्टेप हैं उस पर बातचीत करना शुरू कर दें और सीखना शुरू कर दें। और दूसरा तरीका ये कि पहले जिसके लिए हम आंसर राइटिंग सीखने जा रहे हैं, जिस एग्ज़ाम के लिए, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कि किस तरह के क्वेश्चंस के लिए आंसर राइटिंग हम लोग सीखने वाले हैं, उसके नेचर को ज़रा गहराई में जाकर समझ लें हम। क्योंकि देखिए, आंसर राइटिंग हम लोग स्कूल, कॉलेज में भी करते आ रहे हैं, और भी बहुत तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं जहाँ आंसर राइटिंग आपको करना होता है। लेकिन ये यूपीएससी है, इसकी बात ही जुदा है, ये कुछ अलग ही है। तो हमें तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि हमें सीखना है किसके लिए, यूपीएससी के लिए सीखना है। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यूपीएससी का जो आप क्वेश्चंस देखोगे, उसके नेचर को देख के ध्यान से समझना होगा कि इसमें किन-किन फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस दोनों में से हम लोग कोई भी रास्ता अपना सकते हैं। पहले नेचर को समझ लें, फिर उस पर जाएँ दूसरे स्टेप में, या पहला स्टेप हो कि डायरेक्ट शुरू कर दें। मैंने इस पर सोचा गहराई से। पहले तो मैंने सोचा कि अब स्टार्ट करते हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ऐसे स्टार्ट कर दूँ, या फिर पहले उस नेचर से तो रूबरू करा दिया जाए सबका। क्योंकि जब मैं बात करूँगा फैक्टर्स ऑफ आंसर राइटिंग पर, तो उस पर आपको पूरा-पूरा यकीन हो सके कि जो मैं कह रहा हूँ, जिन-जिन फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ, इन सब पर आपको काम करना होगा और उसमें आप अपना पूरा एफ़र्ट लगा सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो, आपको ये यकीन हो कि जो मैं बता रहा हूँ, वो ठीक बता रहा हूँ। और वो यकीन कैसे होगा? उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि किस नेचर के क्वेश्चन्स आ रहे हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। नहीं तो फिर तो मान लीजिए आपने उसे डेप्थ में अंडरस्टैंड नहीं किया। अब मान लीजिए मैं कोई एक ऐसे फैक्टर की बात कर रहा हूँ, जो आपको थोड़ा अनयूजुअल सा लग रहा है। जैसे मैं कहूँ, बहुत सोचने की ज़रूरत है और इस तरह से सोचने की ज़रूरत है। तो हो सकता है बहुतों को लगे कि ये क्या है? ये तो क्वेश्चन आया, उस पे डायरेक्ट बताइए कि इसको कैसे पकड़ के कैसे आंसर की शुरुआत की जाए। लेकिन उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो पीछे काम करते हैं। उस पर आप यकीन कर सकें, इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप क्वेश्चंस के उस नेचर को समझें, उसको समझें। इसीलिए मुझे ये बताना ज़रूरी हो रहा है। तो मैंने सोचा कि नहीं, इस तरह से जाना सही हो। अगर मैं अपने लिए करता, मैंने ऐसे भी सोचा, अगर मैं अपने लिए करता तो क्या? क्या मैं डायरेक्ट खुद को आंसर राइटिंग सिखाना शुरू कर देता?
या पहले मैं खुद को नेचर ऑफ क्वेश्चन से रूबरू कराता, उसके बारे में समझाता खुद को। मैंने कहा नहीं, मैं तो सेकंड मेथड अपनाता। मैंने कहा जब अपने लिए सेकंड मेथड, तो जितना मैं खुद से प्यार करता हूँ, उतना ही आपसे भी प्यार करता हूँ। तो आपके लिए भी वही मेथड क्यों ना? तो आपके लिए अलग कैसे? तो हम लोग प्रोसेस बाय प्रोसेस चलें ताकि हमारा फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग हो, उसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है। तो बेटर होगा हमारे लिए कि हम अंडरस्टैंड करें कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसके लिए हम करेंगे क्या? मेरा प्लान है कि हम लोग इसी साल के जो क्वेश्चन आए हैं 2023 के, उससे शुरुआत करेंगे। वन बाय वन हम लोग GS1 उसके जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर, फिर GS2, GS3, GS4 ऐसे करके, ऐसे की बात तो ऐसे वाली क्लास में होगी। उसको देखें, उसको समझने की कोशिश करें कि यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चंस को गढ़ रहा है, कैसे डिज़ाइन कर रहा है। क्योंकि अभी लेटेस्ट आया करंट, तो अभी जो है वो करंट यूपीएससी का माइंड समझ में आ जाएगा। तो ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा है कि 2023 से हम लोग शुरुआत करेंगे। उसको लेकर ही 2023 का बस उसी को लेकर समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रहा है, और वो सब मैं दिखाऊँगा, समझाऊँगा आपको कि देखिए, दिख तो रहा है फैक्चुअल, लेकिन कैसे यूपीएससी ने इसको यहाँ से ऐसे लिंक किया है, ऐसे लिंक किया है, और आपको किस तरह से इस पर सोचने की ज़रूरत है। उसके बाद जब मैं फैक्टर्स पर आऊँगा ना, फैक्टर्स ऑफ आंसर राइटिंग, तो आपको ये मानने में बिल्कुल भी कोई संकोच नहीं होगी कि हाँ, जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। तो आइए आज शुरुआत करते हैं हम लोग। देखते हैं GS1 जो यूपीएससी 2023 मेंस हुआ है, उसका जो GS1 है, उसका हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चंस लेकर आज हम लोग बात करते हैं। देखते हैं कितने क्वेश्चन पर हम लोग बात कर पाते हैं। एटलीस्ट शुरुआत हो जाए कि नेचर समझे हम लोग उसका। तो GS1 2023 इसका हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री के क्वेश्चन पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? एक्सप्लेन द रोल ऑफ geographical factors towards the development of ancient India। 150 वर्ड्स, 10 मार्क्स। ये पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री का जो पूछा गया है। जब हम लोग आंसर राइटिंग पर आएंगे, सीखना शुरू करेंगे उसको, तो उस पर हम लोग हर एक एंगल से बात करेंगे। स्टार्ट कैसे हो, मतलब पहले तो फैक्टर्स क्या है आंसर राइटिंग के लिए, किन किन फैक्टर्स की ज़रूरत है सीखने की आपको, वो एक एक करके पहले सारे फैक्टर्स को, जिसे मैं अस्त्र कहना चाहूँगा, जैसे कहते हैं ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र, पशुपतास्त्र, अमोघ अस्त्र, ये सब जो फैक्टर्स हैं आंसर राइटिंग के, वो ऐसे अस्त्र हैं जो आपके पास होने चाहिए, जिसका इस्तेमाल करके आप आंसर राइटिंग को मास्टर करेंगे। एक एक फैक्टर्स पर डेप्थ में हम लोग चले जाएंगे, इस तरह से डेवलप करेंगे कि उसमें हमें कोई बीट ना कर सके। उसके बाद जब हम लोग आएंगे क्वेश्चंस पर, तो शुरुआत से ही क्वेश्चन को पढ़ा कैसे जाए। आपको थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि ये क्या कह रहे हैं आप, हम लोग को आप पढ़ने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। आपको लगेगा कि हम बोल रहे हैं कि आपको पढ़ने के लिए नहीं आता है क्वेश्चन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
और कहिए तो ऐसा ही है। दोनों बात है। सच कड़वा भी होता है। बहुत ही हम रिसर्च किए हैं और बहुत से बातचीत किए हैं, देखते हैं बहुत स्टूडेंट को क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता है। वो लोग कुछ और समझ लेते हैं जिसकी वजह से वो किसी और दिशा में आंसर राइटिंग करने लगते हैं और उनका आंसर खराब हो जाता है, मार्क्स बिल्कुल गिर जाता है। शुरुआत क्वेश्चन को पढ़ा कैसे जाए, समझने के लिए ज़रूरी है कि पढ़ा कैसे जाए, उसके बाद उसको समझा कैसे जाए, उसको कैसे पार्ट-पार्ट में डिवाइड किया जाए आंसर राइटिंग के लिए, उसके कोर सबको कैसे पकड़ा जाए। कोर मैं कहता हूँ, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको पकड़ कर आप आंसर राइटिंग की शुरुआत करेंगे और आगे स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। उसके बाद जो उनके कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि क्रिटिकली एग्ज़ामिन, एक्सप्लेन, इसमें देखिए एक्सप्लेन लिखा हुआ है। एग्ज़ामिन, एनालाइज़, कमेंट, इस तरह के क्वेश्चन्स आते हैं, जिन पे पूरा का पूरा दारोमदार होता है कि आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर होगा क्या। एक-एक कीवर्ड्स पर डेप्थ में जाकर कि ये क्या हैं, इनको किस तरह से प्रेज़ेंट करने की ज़रूरत है आपको आंसर राइटिंग में। अगर कमेंट लिखा है तो आप कैसे आंसर करेंगे, एक्सप्लेन लिखा है तो आप कैसे आंसर करेंगे। एक-एक चीज़, बारीक चीज़ों पर बात होगी उस पर। आइए आज हम लोग नेचर ऑफ क्वेश्चन जो उसका आंसर राइटिंग सीखने का दूसरे कदम पे हम लोग पहले तो समझ गए उसका इम्पोर्टेंस क्या है। ये आंसर राइटिंग की ही पूरी सेशंस ये ना सोचिए कि आप अभी जो बातें हो रही है, ये आंसर राइटिंग से संबंधित ना है। नहीं होती तो मैं बिल्कुल बात नहीं करता। एक पॉइंट भी मैं ऐसा एक एक अक्षर मैं कहता हूँ ना एबीसीडी में जो मान लीजिए वो भी नहीं बोलूँगा अगर आपके लिए ज़रूरी नहीं होगा आंसर राइटिंग सीखने के लिए वो तो। ऐसा कुछ भी बात नहीं होगा। आइए, अब ये पहला क्वेश्चन से हम लोग ज़रा यूपीएससी के माइंड को समझने की कोशिश करें कि जब वो क्वेश्चंस फ्रेम करता है तो उसका माइंडसेट कैसा होता है। उसको आप समझ गए तो आधा काम तो ऐसे ही हो जाएगा। आइए। Explain the role of geographical factors towards the development of ancient India. हम लोग हमेशा हिस्ट्री के लिए क्या कहते रहते हैं? हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, रात रटे दिन सफा। हिस्ट्री तो बेवफा है क्योंकि उसमें ईस्वी याद करना पड़ता है, ये याद करना पड़ता है, वो याद करना पड़ता है। कैसा क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी? इसमें कहीं भी आपको लगता है ऐसा कि उसको ऐसे ऐसा कुछ ज़रूरी है कि उसको आपको रट्टा मरवाना चाह रहा है? कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा और कितना गहराई में उतर के पूछा। आपको कहीं भी लगेगा ही नहीं कि कैसे हिस्ट्री फैक्चुअल वाला बात है। और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की जो बात होती है वो भी आपको दिखाया जा रहा है इसमें। देखिए ज्योग्राफिकल फैक्टर ले लिया गया, ज्योग्राफी को जोड़ दिया गया है हिस्ट्री से। तो ज़रा समझिए कि यूपीएससी क्या है? वो एंशिएंट इंडिया की बात कर रहा है। एंशिएंट इंडिया में कह रहा है कि उसका डेवलपमेंट तो पहले तो वो चाहता है कि आप एंशिएंट इंडिया को समझें कि एंशिएंट इंडिया है क्या, समझने की बात कर रहा है वो। और कह रहा है उसके डेवलपमेंट में ज्योग्राफिकल फैक्टर्स का क्या रोल है, उसको एक्सप्लेन करना है आपको। तो आप देख रहे हैं कि वो ये नहीं कह रहा है कि जैसे आप एंशिएंट इंडिया में आपने पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक काल पढ़ा, फिर आपने मगध, मौर्य, गुप्ता है, ये सब पढ़ा, हर्षवर्धन, ये सब पढ़ा आपने। तो वो ये नहीं पूछ रहा है आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्या रोल रहा या फिर वैदिक काल का क्या रोल रहा या फिर गुप्ताज का क्या रोल रहा। देख रहे हैं वो स्पेसिफिक नहीं चाह रहा है। वो इन जनरल आपको समझने के लिए कह रहा है कि आप उसके नेचर को समझिए एंशिएंट इंडिया के। वो कोई एक स्पेसिफिक लेके फैक्चुअल क्वेश्चन मतलब फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन वो आपसे नहीं पूछ रहा है। वो चाह रहा है कि आप समझ के आधार पर उसके नेचर को समझें, क्या रहा नहीं रहा और उस तरह से आप आंसर करें। आपको क्या लगता है इसके आंसर्स आपको किताबों में मिलेंगे? ना, मिल ही नहीं सकते हैं ऐसे आंसर आपको किताबों में। ये आपको आप सोचिए कि अगर आपने आंसर राइटिंग स्किल नहीं सीखी
तो क्या आप इसका आंसर कर पाओगे इस तरह के क्वेश्चंस का? ज़रा सोचिए आप इस क्वेश्चन और खुद अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा हो एंशिएंट इंडिया, तो आप देखिए कि क्या आप इसका आंसर कर सकते हैं उस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के आधार पर। कंटेंट के रूप में वो मदद करेंगी, लेकिन वो मदद आपकी कब कर पाएँगी? जब उनको उनकी मदद लेने की कला आपको आती है। आप उसको स्किल के साथ इस तरह के स्किल की ज़रूरत ही इसलिए है कि इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर किया जाए। कैसे वो जो हमने पढ़ा है उसका यूटिलाइज़ेशन किया जाए कि इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर किया जा सके। देख रहे हैं वो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की बात कर रहा है कि उस समय नदियाँ रहीं, पहाड़ें रहीं। तो नदियाँ पहाड़ की बात नहीं कर रहा है कि नदियाँ पहाड़ ने कैसे एंशिएंट इंडिया को डेवलप करने में मदद की। फिर तो आप फिर फँसेंगे कि ध्यान से डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया इसमें बहुत सारे पीरियड्स रहे। सिंधु घाटी सब इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक काल, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, गुप्ताज़, मौर्याज़, मगध, हर्षवर्धन सबको रहे। उनका जब डेवलपमेंट होगा तब एंशिएंट इंडिया का डेवलपमेंट होगा। उनके डेवलपमेंट में ज्योग्राफिकल फैक्टर्स ने कैसे मदद की, यही समझने की बात आती है चीज़ें। खैर वो तो समझने की बात है जब हम लोग आएँगे, वहाँ स्टेप पे आ जाएँगे कि आंसर राइटिंग पे मैंने कहा कि पढ़ना कैसे, समझना कैसे, उसमें अब मैं आपको बताऊँगा कि समझना कैसे। बहुत लोग क्या करते हैं, फँस जाते हैं। मैंने तो इस क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर्स पढ़े। ऑनलाइन भी जो मेन टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं और भी आप बहुत सारे सच कहिए रोक नहीं पाया मैं अपने आप को, आगे नहीं कहूँगा, हँसने से ही कहिए एक तरह से या फिर ये कहिए कि बड़ा दुःख हुआ, दोनों बात। अब मैं समझ नहीं आया कि मैं हँसूँ या दुःख दुःख मनाऊँ मतलब इस बात का। वो क्या क्या कर रहे हैं वर्ड्स पे चले जा रहे हैं। पूछा कि डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया, तो एंशिएंट इंडिया के बारे में बात करने लगे। अब भूल गए कि किस एंगल से बात करना है। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स तो लगे नदी, पहाड़, झरना ये सब का विशेषता बताने के लिए कि ये लोग डेवलपमेंट में कैसे मदद करते हैं। अब भैया जैसे नदी है, तो नदी से खेती होता है, खेती करने के लिए मिल जाता है, तो इससे खेती करने में मदद मिला उस टाइम। इस तरह का की बात कर रहे हैं आप। अरे! ये बातें नहीं करनी है। अरे एंशिएंट इंडिया की जो बा एंशिएंट इंडिया है क्या? अगर है तो अगर नदियाँ हैं तो नदियों ने सिंधु घाटी सभ्यता की कैसे मदद की? वैदिक काल की कैसे मदद की? इस तरह से बातचीत करना पड़ेगा आपको। लेकिन हम लोग अलग-अलग कर देते हैं। तो ये दिक्कत है, ये बड़ी भारी दिक्कत है। तो ख़ैर अभी मैं आपको क्वेश्चन नहीं समझा रहा हूँ, बस मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है डेप्थ में जाकर। वो एक अलग समझ की माँग कर रहा है आपसे कि आपने जो पढ़ा है, उसके पढ़ने भर से बात नहीं बन जाएगा। आपने पढ़ा है वो ठीक, लेकिन यूपीएससी चाह रहा है कि उस पढ़ाई का इस्तेमाल सही से कर पाते हैं या नहीं। तो वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं कि नहीं जो आपने पढ़ा है और उस इस्तेमाल करने के लिए ही आपको आंसर राइटिंग सीखना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं बनेगा। इसीलिए मैं आपको क्वेश्चंस ऐसे डेप्थ में ले जाके दिखा रहा हूँ कि आपको ये यकीन हो सके कि क्वेश्चन यूपीएससी कैसे पूछ रहा है और उसके लिए किन-किन फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। मेन मेन मेरा वो मुद्दा है कि मैं जब आपको फैक्टर्स ऑफ आंसर राइटिंग बताऊँगा कि ये क्वालिटीज़ आपको डेवलप करनी पड़ेंगी अपने अंदर, तो आप उस पर यकीन कर सकें। आज मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इस पर हिस्ट्री में और भी क्वेश्चन्स हैं। नेक्स्ट क्लास में जब आंसर राइटिंग की हमारी होगी, तो उन्हें देखेंगे। एक-एक करके हम लोग सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन्स के जो नेचर है उनको समझने की कोशिश करेंगे, डेप्थ में जाएँगे, ताकि हम लोग सब्जेक्ट स्पेसिफिक थोड़ा एंगल लेकर उसमें फॉर्मूल उतरते चले जाएँ तो हर विषय की गहरी समझ हमारे अंदर आए और सब्जेक्ट स्पेसिफिक ही हम लोग फिर आंसर राइटिंग की जब हमारी बात हो जाएगी, जब हम लोग सीख जाएँगे पूरी तरीके से, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी थोड़ा-सा जाएँगे। जब हम लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे सीखने के बाद, ताकि उस विषय से जब क्वेश्चन आए, उसको देख के मन बाग-बाग हो जाए और फिर हम लोग कमाल का आंसर राइटिंग कर सकें।
हर सब्जेक्ट पर मास्टर कर सकें उस स्किल को, ताकि अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है ना, तो आपकी स्किल इतनी तगड़ी है, सीखी हुई जो है आपने, कि आप उसका आंसर फ़ॉर्म कर दोगे। क्योंकि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है। ऐसा नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछेगा कि आपने कभी सुना तक ना हो, ऐसा नहीं होता है। तो आप उसको फ़ॉर्म कर दोगे। आप उस स्टाइल से जो स्ट्रक्चर आपने सीखा हुआ होगा, उससे आप उसको फ़ॉर्म कर दोगे एंड ट्रस्ट मी, कमाल हो जाएगा। आंसर राइटिंग अगर आपने मास्टर कर लिया ना, तो आपको कोई बीट नहीं कर पाएगा। अगर आपने थोड़ा कम भी पढ़ा है ना, तो भी बात नहीं बन जाएगी। बहुत लोग को ये भी शिकायतें रहती हैं कि हम तो इतना पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी क्यों नहीं हो पाता? यही कमी है कि आप पढ़ते ही बहुत हैं, साथ में जो उसके साथ ज़रूरी है करना, वो नहीं कर पाते। अब मैं छोटी-सी बात करूँगा, जैसे आपने चाय भर ली, चलिए आपको चाय पीने की आदत है, आपने चाय ग्लास भर के चाय ले ली। लेकिन अगर आपने चाय पीना नहीं सीखा कि किस तरह से पिया जाता है, तो आपका जीभ पक जाएगा। पक्का, पकना तय है। जिनको चाय पीने की आदत नहीं है, आप उनको पकड़ा दीजिए चाय। देखिए उनका जीभ पकना तय है, अगर आपका भी कभी पका हो तो ऐसे। तो ये तो छोटी-छोटी फ़ील्ड की बात है। तो जब चाय पीने जैसा काम छोटा-सा, वो आपको सीखना पड़ता है। चाय छोड़िए, पानी, पानी कहते हैं बैठ के पीना चाहिए या खड़ा होके पीना चाहिए, इसमें भी बहुत को कन्फ्यूज़न है। तो पानी पीना भी अगर आपने बैठ के नहीं पिया, खड़े-खड़े पिया, धड़फड़ी में पिया, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। सोचिए वो पानी पीने जैसा छोटा काम, मतलब उसके लिए तो कोई आपको मास्टर ही नहीं चाहिए, उसमें भी जब थोड़ा-सा स्किल आपको सीखना पड़ता है। तो ये तो लाइफ़ की बात है, यूपीएससी, द टॉप मोस्ट जॉब इन द कंट्री, टॉप मोस्ट सर्विस कहिए, जॉब मैं इसे नहीं कहना चाहूँगा, सर्विस, सेवा है ये, इससे बेहतर कुछ नहीं। तो इसके लिए तो आपको सोचिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्या-क्या स्किल सीखनी पड़ेगी। तो हम लोग सीखेंगे, जम के सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग फिर मिलेंगे, आगे बातें करेंगे, आंसर राइटिंग पर आंसर राइटिंग सीखेंगे, मास्टर करेंगे और एक ट्रू आईएएस कॉम्पिटिटर भी बनेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।